बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी रिजवान रसी साहब, हामिद खान अलमशरकी साहब, इसा राना साहब और अनवर रज़ा साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, आप सबके लिए और हमारे लिए भी खबर कुछ ऐसी है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रात मुल्क में पेट्रोलियम मस्तूमात को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला करते हुए ऐलान ये किया है कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा सार्फिन तक मुंतकिल करने के बजाय इस रकम को चमन से कराची तक सड़क को दो रोया करने के साथ साथ कच्छी केनाल का फेज 2 मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये रवा माह का दूसरा ऐसा फैसला है जिसमें आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में कमी का फायदा सार्फिन को नहीं पहुंचाया गया। आलमी मार्केट में मौजूदा महीने के पहले 2 हफ्ते में खाम तेल की कीमत में 7 से 8 डॉलर फी बैरल की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके हिसाब से इस बार पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे और इसी तरह डीजल की कीमत में 6 रुपये 96 पैसे कमी बनती थी। लेकिन ये आवाम को मुंतकिल करने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में एडजस्ट कर दी गई है। अब पेट्रोलियम लेवी जो कि पहले ही 70 रुपए की कुल हद तक पहुंच चुकी थी, इस हद को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का सहारा लिया गया, जिसके बाद पेट्रोल जो लेवी है वो 78 रुपए 2 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर 8 रुपए 2 पैसे और डीजल पर 7 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। सिर्फ एक माह के दौरान पेट्रोल पर लेवी में 18 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। यही 18 रुपए आवाम की जेब में भी जा सकते थे। यही नहीं, हुकूमत ने 1 जुलाई 2025 से पेट्रोलियम मसूमात पर IMF को 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगाने की अलग से यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अवाम को बराह रास्त रिलीफ से महरूम करके इस रकम को किसी एक सूबे की तरक्याती कामों में लगाना क्या दुरुस्त अमल है? बलूचिस्तान खुद मालियाती लिहाज से एक सरप्लस सूबा है। दिसंबर 2024 तक इसके पास 91 अरब रुपए से जायद की इजाफी नकद रकम मौजूद थी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में भी 1100 अरब रुपए से जायद मौजूद है। फिर भी पूरे मुल्क की आवाम को यूं रिलीफ से महरूम करना दुरुस्त है क्या? जब तक आम आदमी के बजट में फर्क नहीं पड़ता, वो किसी मौशी तरक्की के दावे को तस्लीम करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी जानिब केपी में जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है वो इस वक्त मौजूद बहस है। इस बिल को लेकर आज मौलाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसे सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं आईनी तरमीम पर हमला करार दिया है। PTI, ANP और अब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एतराज़ात ने इस बिल के मुस्तक़बिल पर सवाल निशान लगा दिया है। तहम दूसरी जानिब अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग तमाम हद अबूर कर चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जारी तजारती जंग को नई सतह पर पहुंचा रहे हैं और अब इरादा रखते ये हैं कि वो मुल्क जो उनसे टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी चीनी मस्तूमात को अपनी सरहदों में दाखिल ना होने देंगे। तो खैर बाहर वालों की बातें, पहले अपने को रो लेते हैं हम। इसा राना साहब, ये 18 रुपए आपकी, मेरी, रजी साहब की, नवरज़ा साहब की जेब में जा सकते थे। हमें छोड़े, जो हमसे भी शायद बिल्कुल ही गरीब और मफलूकुल हाल तबका है उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें अमीर गरीब किसी का फर्क नहीं है। लेकिन सरकार ने सोचा ये 18 रुपए हम अपने पास रखते हैं। तो कराची से खैबर तक वाले जो हम लोग गुफ्तगू सुना करते थे और बलोचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम के, वाकई हम इतने खुदकुफील और इतने हमारे मौसमी हालात अच्छे हो चुके हैं कि हम आवाम को कह रहे हैं आप थोड़ा सब्र कर ले, जो तरक्याती काम होने हैं हम पहले जरा उन्हें फैसिलिटेट कर लें, उन्हें कंप्लीट कर लें। ये फैसला दुरुस्त है आपकी नज़र में? संता सिंह ना अपने बच्चे को लेके गया था उसका टेस्ट कराने मेडिकल, तो उन्होंने कहा जी गुर्दे फेल हो गए। तो संता सिंह ने रोते हुए कहता यार किसे शहर ची पास हो जाता तू, जिन्होंने तय कर लिया है। ये ऐसे मैं लफ्ज नैला कहते कहते रह गया कि इन्होंने ये तय किया हुआ है कि हमने हर वो काम करना है जिससे अवाम की चीखें निकले और फिर हम ऊपर बैठ के कहें कि हम ही तो अवाम के असल हुक्मरान है। मैं देखें खाली ये ऐसा नहीं है कि ये वहां पे पैसे खर्च होने, सवाल तो ये कि किन हाथों से होने। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये खर्च कैसे होने हैं, कौन करना है, किसने करना है। आपने अगर ये तय कर लिया है कि जी आपने अवाम को नुकरे लगाना है और आपने ये तय कर लिया कि अवाम को ये मैसेज देना है कि तुम जो मर्जी कर लो, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो कि इस वक्त आप पे शहबाज हुकूमत नहीं है बल्कि शहबाज हुकूमत का कब्जा है और आपने इसमें जिंदा रहना है रहो, नहीं रहना तो मर जाओ। लीबिया की तरफ भाग जाओ, कहीं तुर्की में चले भाग जाओ, कहीं पे दरियाओं में डूब जाओ, समुद्रों में डूब जाओ मुल्क से फरार होते हुए। अगर तुमने रहना है तो इसी हाल में रहना है। मैं आप बलूचिस्तान की सड़क जो मेरे पास का वो खातून आती है काम करने के लिए, 3 घरों में काम करती है और उसके घर में एक पंखा नहीं है और वो कह रही थी कि मुझे ये डर है कि आने वाली गर्मी में मैं अपने बच्चों को कैसे कहने में वो करूंगी। उसने कहा पिछले साल की गर्मियों में मेरे छाले पड़ गए थे जिस्म पे।
ठीक है ना। अगर आपने उन्हें मारना है और उनको कहना है कि तुम मर जाओ, तुम्हारे घर में खाने को ना हो, तुम्हारी बेटियों के पास जायज ना हो, तुम्हारे बच्चे स्कूलों से उठ जाएं, तुम्हारे पास किताबें ना हो, तुम्हारे पास बिजली के बिल ना हो, तुम्हारे पास गैस के बिल ना हो, तुम मर जाओ, हमने बलूचिस्तान की सड़क बनानी है, वो इतनी जरूरी है कि 24 करोड़ लोगों की जिंदगी को स्टेक पे लगा के आपने सड़कें बनानी है। अब वैसे कह देंगे यार हमने ये पैसे हमने अपनी मर्जी से उड़ाने, जहां दिल करेगा उड़ाएंगे, तुम मर जाओ भाड़ में सारे, कह दो एक दफा यार, हम मान लेंगे, हमने कौन सा आपके आगे एहतजाज कर लेना यार, हमारी क्या औकात है कि हम आपके आगे एहतजाज करें, हम कितने जूते आपसे खा सकते हैं एहतजाज के नाम पे। भाई हमने हाथ जोड़े, हमें बस इतना कर दो यार, हमें सांस ले लेने दो, हमारे पैसे यार जो हमारा हक है, आप हमसे वो लेके और एक अजीबोगरीब लॉजिक दे देते हो। ऐसे ये मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है यार। बिल्कुल मैं अग्री कर रही हूँ आपकी बात से, मैं अग्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रही हूँ रिजवान रज़ी साहब, या तो हुकूमत के पास पैसे ना हो, या तो वज़ीर आज़म साहब के पास भी पैसे ना हो, स्वाब दीदी फंड्स उनके पास मौजूद हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वो बहुत से मामलात में जो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वो वाले फंड्स भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। अवाम को अगर कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर दरपेश है कि नहीं ये जो चंद पैसे हम लोगों की जेब में पहुंच सकते हैं, आप कह रहे हैं नहीं इसको भी हम ही तय करना है कि हमने इसे खर्च कैसे करना है। देखिए, अगर ये 18 रुपए का रिलीफ है, ये कंज्यूमर को मिल चुका होता, तो पहली बात है कि या तो ये मौजूद आज के किसी प्रोग्राम में शामिल ना होता, नंबर 1, और नंबर 2 जो प्रोग्राम में अगर नहीं मेरी बात सुनिए, होता ये कि 20-25 दिन बाद हुकूमत ने यही शादियाने बचाने थे, जैसे उन्होंने 7.5 रुपए बिजली की फी यूनिट कमी करके की, 36 दिन तक हम कानों में सुनते रहे। आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग उठाकर सुने, आपको मोबाइल पे क्या सुनने को मिलेगा, आप रेडियो लगाएंगे। उस दिन मेरे ना मोबाइल की ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने 109 106 FM लगा लिया, वहां पर भी यही इश्तिहार चल रहा है, टीवी पर भी यही इश्तिहार चल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये खबर जीनत नहीं बननी थी मीडिया की? देखिए, 3 किस्तों में ये रिलीफ मिलना था ना, जो आपके ख्याल में 3 किस्तों के अंदर मिलने वाला ये रिलीफ नहीं दिया गया आवाम को, ठीक है। तो उस वक्त भी हमने कमो बेश यही बातें कर रहे होना था। इसी तरह मेरे भाई इसार राना ने एहतजाज करते हुए एहतजाज ना किए जाने का की इजाजत ना मिलने का शिकवा कर रहे होना था। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मैं जरा थोड़ा सा, हमारे एक हमसाए हैं जी, वो इस वक्त दुनिया के टूर पे निकले और वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, और वो अपनी वीडियो बना के भी अपलोड करते हैं, इब्रार नाम है उनका। अच्छा। और जहां से वो पेट्रोल डलवाते हैं ना जी, 1.1-1.2 डॉलर पर लीटर उसका रेट है। हमारे यहाँ आज 85 सेंट है रेट, हम इससे भी कम चाह रहे हैं, होना चाहिए, मैं इसका हामी हूं कि होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि शॉर्टफॉल हो गया जी। पहले हम 608 अरब रुपए की बात कर रहे थे, इस महीने के अमालनामे से पता चला कि 100 अरब रुपए का और शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन के अंदर, यानी हम 708 अरब रुपए के शॉर्टफॉल पे पहुंच गए। और हमारी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जी जी। उनकी टीम भी आके बैठी हुई है बजट साजी के लिए। एक तो ये बात लिख लीजिए, नंबर 1, इसका मतलब है कि हमारा FBR जो है ना वो बहुत कॉम्पिटेंट है। उनको हमने 1300 सीसी की गाड़ियां लेके दी हैं। इसके बाद जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है वो 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, ठीक हो गया। अब अगर हुकूमत ये 18 रुपए कम करती है तो इसके ऊपर जो टैक्स इकट्ठा होना है वो कौन देगा, मजीद शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो लिहाजा मेरी राय के अंदर या मेरी उस सरिश्ते के अंदर सरकार ने 30 जून तक तो ये रिलीफ नहीं देना आपको, ठीक है। वो वन वे और द अदर वो इसको होल्ड पे डालेगी ताकि इस पे लगने वाला टैक्स वो पूरा इकट्ठा कर ले, जो कि जुल्म है। मैं इसके साथ ये भी ऐड कर दूं कि ये जुल्म है कि आप एक रिलीफ कंज्यूमर को पास ऑन इसलिए ना करें कि उसके ऊपर जो टैक्स लगना है उसमें शॉर्टफॉल आ जाएगी, और आपका टैक्स का अमला जो है वो नाअहल है, वो नहीं अपने टारगेट्स पूरे कर रहा, तो आप उसकी सजा 25 करोड़ आवाम को दे, ये जुल्म है। लेकिन मुझे समझ इसकी यही आती है। ठीक है, चले आपने जो पॉइंट्स यहाँ पे रोके ना, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। हामिद साहब, सवाल यहाँ पे जो रज़ी साहब कह रहे हैं ना कि कहाँ से पूरा करने का, सरकार इतनी हमारी सगी हो गई कि वो हमारे बारे में ये बैठकर सोचेगी कि अब आप ये देख लीजिए कि उसने तो पहले प्लानिंग कर चुकी है कि 5 रुपए तो उसने लेवी पर बढ़ाना है, कार्बन लेवी की मद में, और ये इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो हम किस सगी सरकार की बात कर रहे हैं?
ज़रा मुझे तो कसम से समझ ही नहीं आती है हुकूमत के अदादो शुमार की। कल मैं कन्वेंशन में था तो अदादो शुमार दिए गए जी कि 4 अरब डॉलर सिर्फ एक महीने में आ गए हैं और ये तारीखी तरसीलात ज़र आई हैं, यानी कि मनी आई है पाकिस्तान में। तो दूसरी जानिब कहा जा रहा है जी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है, तीसरी जानिब कहा जा रहा है जी बलूचिस्तान का बजट सरप्लस में है। और सब कुछ मिला के जब अवाम को रिलीफ देने की बात आती है तो उस वक्त अवाम से इस तरह रिलीफ छीन लिया जाता है जैसे गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया जाता है। देखे पेट्रोल पे हर 15 दिन बाद महीने बाद अवाम एक उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि 2-4 रुपए कम होंगे, चलो कोई थोड़ी सी गरीब को रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब वही आपने जैसे कहा 7 रुपए बिजली कम करके तो हमारे कान पका दिए हैं, आंखें थका दी हैं, बैनर्स पढ़ पढ़ के सड़कों पर और कानों पे रेडियो पर और सब जगह अनाउंसमेंट सुन सुन के। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत जो है वो शायद अवाम को डायरेक्ट रिलीफ देने में जो है ना वो उसकी इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उसको ऐसे लग रहा है जैसे अब मैंने सिर्फ फिगर्स जो हैं वो शो करने हैं कि जी मेरे पास इतना कुछ इकट्ठा हो गया है, लेकिन जो एक सेट फार्मूला है कि जी अगर प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है उसके मुताबिक डायरेक्ट अवाम को रिलीफ देना है। आप इस फार्मूले को बदल लें, आप 3 महीने बाद रिव्यू कर लें, आप 2 महीने बाद कर लें, आप 4 महीने बाद कर लें, लेकिन इस तरह अवाम को तिफल तसलियां देनी कि जी अगले 15 दिन इंतजार करें फिर अगले 15 दिन इंतजार करें, एक तो ये गलत है। और दूसरी बात ये है अगर हम इस सारी सूरत को गौर से देखें तो आ जाकर हमारा सारा जोर सारा गुस्सा अवाम को रिलीफ देने पर ही क्यों टूटता है? ये बात क्यों नहीं होती है कि इनके लल्ले तलल्ले खत्म करने की बात हो जाए, इनकी जनाब जो बिजली के जो यूनिट आज तक हम पिटते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों यूनिट, हजारों गैलन्स ऑफ पेट्रोल इनको मुफ्त मिलता है, उसके ऊपर बात नहीं होती है। बदकिस्मती से जहां पर भी अवाम को कोई रिलीफ मिलता नजर आया उस रिलीफ को आपने फिर एक बार ले लिया और उसके बाद इसको जस्टिफाई करना, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। मेरा ख्याल ये है कि जो रिलीफ अवाम का अगर बनता है, देखें पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जाती है, हम कहते हैं जी अवाम चीखे ना मारे, अवाम सब्र करे, पेट्रोल की प्राइस आलमी मार्केट में बढ़ी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और मैं बैठ कहा के जाता है यहाँ हमारे पर हाथ चीखे में मार रहे हैं ना, वो दिन भी दूर नहीं है कि हम तो फिर थोड़े महज़ब अंदाज में यहाँ पे बैठ के चीखे मारे। जो गरीब अवाम है जब वो सड़कों पर निकलेंगे ना तो शायद फिर हुकूमत को तब ख्याल आएगा। और जरिए आप ये कह देना कि जी जब कीमतें बढ़ रही हैं तो हमने आलमी मार्केट का मुकाबला करना है, आलमी मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर जब कीमतें कम हो तो आप कहें जी अब हमने जनाब बलूचिस्तान को पैकेज देना है, हम उसको देना है। ये सारी गलत जस्टिफिकेशन है, इससे अवाम पहले ही एक सूबा जो है वो यहाँ पे वहाँ के लोग जो है वो इस वक्त जंगी महाज खोलकर बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी का मसला है। मैं बार-बार कहता हूँ बलूचिस्तान के अवाम को तो डायरेक्ट रिलीफ मिलता ही नहीं है। चलो पॉइंट आपका आ गया। आपके एक जुमला मैंने कहना है, ये जो आप कह रही है ना कि गरीब अवाम निकले, वो इन्होंने उसका बंदोबस्त पहले कर लिया। इन्होंने खौफ की फिजा इतनी बना दी है कि अगर कोई चूंचा भी करता है ना तो उसके साथ जो पुलिस जो कुछ कर देती है, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई बात करते हैं तो आपको पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपका गिरबान पकड़ के ले जाते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये सोसाइटी की जबानबंदी के लिए ऑर्डिनेंस आया है ताकि कोई इनके खिलाफ बात ना कर सके, पेट्रोल पे बात ना कर सके, बिजली पे बात ना कर सके। ये इन्होंने पहले से तय कर लिया था कि हम इन्हें मारेंगे लेकिन रोने नहीं देंगे किसी और आपने तो जो यहाँ पे उज़र पेश की ना, अपना तज्जिया पेश किया, मुझे तो आपने कहा ना कि खौफ की फिजा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर इस कदर बोझ डाल दिया गया है इसार राना साहब कि वो अपने मामलात को हल करने के लिए ना सुबह दोपहर शाम लोग ओवर टाइम, पार्ट टाइम, एक्स्ट्रा जॉब इसमें फंसे पड़े हुए हैं कि उन्हें अब एहतजाज की तरफ जाने का शायद तसव्वुर भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता। वो इसी उसमें होते हैं कि किसी तरीके से घर के जो एक्सपेंसेस है ना वो मीट हो जाएं। चलिए अनवर रज़ा साहब जैसी ज्वाइन करेंगे, मैं इस मामले पर भी उनका तज्जिया दूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पॉलिटिकल गुफ्तगू थोड़ी कर लेंगे। और जब भी हम सियासी हवाले से गुफ्तगू करने लगते हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी का नाम आता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि जो हमारी 2 दीगर बड़ी पार्टियां हैं उनको तो देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो शायद बारियां लेने ही जो है ना वो इक़्तिदार में आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लिहाजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं वो तो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। अंदरूनी एतराज़ात और अख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि कल भी कुछ लोगों की मुलाकात थी बानी PTI से, जिसके बाद आज कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अंदर जो मुलाकात हुई है उस पर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से थोड़ा
जो बानी पीटीआई हैं वो खासे नाराज़ नजर आए और उन्होंने कहा कि स्कूल की तरह तो पार्टी को नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हजरात, व्लॉगर्स हजरात जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं पीटीआई का हिस्सा भी हैं, उनके बारे में हिदायत की गई हैं कि उन्हें आइंदा जो सियासी कमेटियों के इजलास हैं उनमें शिरकत करने से जो है ना वो ज़रा दूर रखा जाए। मीनवाइल मौलाना फजल रहमान साहब, चूंकि वो अब तक चुप थे, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर हमला है, ये आज उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके बाद ANP KPK ने भी इसके ऊपर जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने का फैसला कर लिया है और 23 अप्रैल को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। तो सूरत हाल खासी जो है ना वो डिफरेंट हमें नजर आ रही है। स्टार्टिंग विद यू रिजवान रज़ी साहब, सबसे पहले जरा PTI के हवाले से बात कर लेते हैं। ये क्या स्ट्रेटजी आपको लग रही है जो PTI है, बैरून मुल्क मौजूद जो रहनुमा है, इनके बयानात से आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में मौजूद PTI है वो खुद को अलग रखने की कोशिश कर रही है? और सलमान अकरम रज़ा साहब के हवाले से जो खबरें जो ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है बानी PTI का स्टांस होगा उनके हवाले से? देखिए, रिलीफ लेना है उन्होंने, और रिलीफ जो है उसके लिए जो जर्नैल साहब, एक रिटायर्ड साहब ने पिछले दिनों बताया था कि सोशल मीडिया जो है उसकी ज़ुबान बंद करवाई जाए, तो उन्होंने हर उस शख्स से या हर उस सोशल मीडिया अकाउंट से दूरी इख्तियार करनी है जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और मुक़तदरा के ख़िलाफ़ नंगी तलवार बना हुआ है। तो ये अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि वो अच्छा बच्चा बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इस पे अगर हामिद मशरकी साहब हंसेंगे तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। हाँ, मैं किसी बात पे हंस पड़ूंगा तो मेरे हंसने पे इतराज होगा। लेकिन देखिए, रिलीफ जो है वो लेना है। वज़ाहर यही नजर आता है कि वो इसके लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम आ जाएगी? मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत लेट कर दिया गया है। अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसी पार्टी जिसमें सदर और चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल आपस में बाहम दस्तों गिरेबान हूं, उसने, अब देखे ना, दोनों को इनविटेशन आया था और दोनों नहीं गए। पार्लिमानी जो इशाइया था उसके अंदर, मतलब एक ये वहां पे जाते तो कोई बात ही करते ना जाके बानी के लिए उनसे, मतलब इतने लॉबिंग करके आप अमेरिका में जाके जो बात करते हैं, इनविटेशंस पहुंचे नहीं। मतलब बंदा पूछ ही लेता है कि यार आपने इनविटेशन नहीं भेजा मुझे, ये है, मतलब कोशिश करके जाया जा सकता था। अच्छा। अब आप देखिए ना, इनकी नुमाइंदगी के लिए उन्होंने वो आतिफ खान को KPK से बुला लिया, तो इनको भी बुलाया जा सकता, इनको भी जो पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं उनको भी बुलाया जा सकता था और वो जा सकते थे। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कह दूं कि देखिए, काम जो है हर काम वक्त पे अच्छा लगता है। PTI को सोचना चाहिए कि क्या हम देर तो नहीं कर बैठे। ठीक है, चलो इसका जवाब मैं साराना साहब से लेती हूँ। साराना साहब, क्या वाकई देर कर दी है अगर इस किस्म के फैसले भी लिए जा भी रहे हैं? और दूसरा, मैंने इसी सेगमेंट से रेडी आपसे सवाल पूछना है कि जो माइंस एंड मिनरल बिल है, अब उस पर ANP, JUI और PTI सभी ने इस बिल के खिलाफ जो है ना वो तबले जंग बजा दिया है। बिल का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा, पहले तो एक बात मैंने, क्योंकि मुहावरे जो हैं वो थोड़े बहुत मुझे याद है, रज़ी साहब मुझे उर्दू सिखाते रहे कि देर होनी चाहिए, अंधेर नहीं होनी चाहिए। तो अगर PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से अंधेर करना है देर के नाम पे, तो मर्ज़ी है आपकी। अदरवाइज़ जब ये बात, अब बच्चे को पता है कि, और इस सारे बातों से, निगोशिएशन से कि जी वो अच्छे बच्चे बन जाओ, सोशल मीडिया पे यूँ नहीं करना, फला काम, इससे एक बात क्लियर हो गई कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात और जो कुछ है वो एक इंतकामी कार्रवाई है। वो आज अगर अच्छे बच्चे बन जाएं तो ये ख़त्म हो जाएंगी सारी। तो ये जो 3 साल से इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसका कहीं हिसाब होगा या नहीं होगा, या इसका कोई जवाब हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं 100 दफ़ा लानत भेजता हूँ उन लोगों पे जो हमारी पाक फ़ौज के ऊपर सोशल मीडिया पे दशनाम तराजी करते हैं। मैं 100 दफ़ा लानत भेजता हूँ, लेकिन आप ना अखबारात में किसी का नैरेटिव आने दें, ना आप टीवी के ऊपर कहें कि जी बानी का नाम नहीं आना चाहिए, तस्वीर नहीं आनी चाहिए, सोशल मीडिया पे पीका लगा दें और आप कहें कि बस आप कोई पत्ता भी ना खड़के। या कैसे आप कि मैं हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आप ऐसी ताज़ीरें लगा रहे हैं ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हम किसी डार्क एज का हिस्सा हैं, जहाँ पे सब खौफ की फ़िज़ा छाई हुई है और कुछ नहीं है। और ये जो मिनरल बिल है, ये वो है भाई, बात ये है कि ये
फिर वही बात है कि हमारा अलमिया ये है कि हम एक अरसे से ताकतवर मुल्कों की प्रॉक्सी जंग का हिस्सा हैं। चीन और अमेरिका में जो एक जंग चल रही है इक्तिसादी और फिर वो मिनरल्स के ऊपर आ गई है, हम फिर उसका हिस्सा बन गए। चले रिजर्व ये कमेंट्स, सेंडेक प्रोजेक्ट हमने बंद कर दिया। सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। इसारा रज़ा साहब, आई कंटिन्यू विद दिस। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, चूंकि एएनपी, जेयूआई और पीटीआई सभी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं मिनरल एंड माइंस वाले बिल की, माइंस एंड मिनरल बिल की, आपको लगता है कि ये एक ऐसा एजेंडा हो सकता है कि जिसके ऊपर ये तमाम जमातें जो है वो मुत्तफिक हो जाए और पीटीआई के लिए कुछ बेहतर हो जाए? आपने कोई तहरीक के लिए किसी न किसी का साथ उनको मैसर हो जाए, दस्तयाब हो जाए? दरियाब, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि माइंस एंड मिनरल्स जो बिल है उसकी मुखालफत एक अलग इशू है, और जो आप बात कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सियासी हिमायत हासिल होने की, वो एक अलग इशू है। उस पर आपको याद होगा, मैंने आपसे अर्ज किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इलेक्टेड हैं, वो चाहते हैं तो पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो अपने तौर पर शुरू करें, क्योंकि वो अदम एतमाद करने लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उनकी क़यादत पर। तो मुख्तलिफ जो वाक़यात पेश आए हैं उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े कंसर्न शो किए हैं। मिनरल्स की जो बात की आपने बिल की, उस पर देखिए एएनपी का बुनियादी तौर पर पहले भी मौलाना फजल रहमान साहब और वो इसकी मुखालफत करते रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ शामिल होकर इस पर एक पोलिटिकल जो इशू है वो बना सकते हैं, और इस इशू की बुनियाद पर तो वो एक इकट्ठे चल सकते हैं। लेकिन जो पोलिटिकल गेन करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो नहीं कर सके, क्योंकि आप देखिए उनकी अंदरूनी खलफशार की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ वो पोलिटिकली लूज कर रहे हैं खुद को, और इसी वजह से आपने देखा कि वो बिल्कुल अब इनकी नादानियों की वजह से गवर्नमेंट की फेवर में बढ़ते चले जा रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जो एक बड़ी सियासी कुव्वत भी हैं और पीस पावर भी रखते हैं, उनको भी उनका एतमाद भी उस तरह हासिल नहीं कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस तरह हासिल करना चाहिए था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो एक दूसरे की क़यादत को तस्लीम नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं है, पॉलिटिकल विजन नहीं है, पॉलिटिकल विजडम नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है। माइंस एंड मिनरल्स की जो बात है उस पर बिल्कुल एक इशू जो है वो बन सकता है, और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ, एएनपी और जेयूआई से जो है वो इस पर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता यह है जो ज़मीनी हकायक हैं कि शायद इस पर भी वो इस तरह आगे ना बढ़ सकें जिस तरह बढ़ने की जरूरत है, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कई वजह ये है कि ये तो इकट्ठे एक सियासी जो इशूज़ हैं उन पर इकट्ठे नहीं हो सकते, और ये जो इशू है तो ये बड़ा नाजुक इशू है, लेकिन इस पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ होनी है और जो आपने माशी सूरत को बेहतर बनाया, आप जरा समझिए उस पर डायरेक्टली जो है SIFC जो है वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, माइंस एंड मिनरल्स जो है, अभी जो पाकिस्तान में ओवरसीज कन्वेंशन हुआ है इसको भी SIFC ने बिल्कुल टेकअप किया है। और आप देखें कि उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या गवर्नमेंट का उस तरह रोल नहीं था, तो आप समझ सकती हैं कि जो इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर करने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, उस वजह से ये सियासी जमातें इस बिल की वो पॉलिटिकल उस पर गेन नहीं कर सकती जिस तरह कोई और सियासी इशू पर किसी तरीके से। ठीक है अनवर रज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। हामिद साहब, मुझे ये बताइए, कुछ गेन कर सकती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से, और पीटीआई के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें कोई, आपको लगता है कि कोई बेहतरी की गुंजाइश नजर आ सकती है अगर इस पत्ते को अच्छी तरीके से खेल लेते हैं? देखिए ज़रिया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनवर रज़ा साहब कि जो माइंस एंड मिनरल बिल हो, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो, या जो दूसरे ऐसे इकदाम हों जो SIFC या आर्मी चीफ के अपने इनिशिएटिव्स के तौर पे नज़र आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उससे जो है वो गवर्नमेंट की कुछ फ़ायदा होगा पॉपुलैरिटी में या पब्लिक कॉन्फिडेंस में, और ना ही मैं समझता हूँ कि उसको वो रोक सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये वो इकदाम हैं जो अगर पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और माशी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, तो इसके ऊपर कंसेंसस कर इनके ऊपर अमल होना चाहिए, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन कंसेंसस के साथ। दूसरी जानिब एक बात हमें समझनी होगी, और वो ये कि तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि अब उसको सियासत के दाव पेच से सियासत कर दी है। अगर वो सोशल मीडिया पर या सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को या किसी इदारे को अगर टारगेट करके अगर अपनी सियासत करेगी या उसके ऊपर करेगी, तो अब आवाम के अंदर
भी उसके हवाले से उसकी हमायत खत्म होती जा रही है, और सबसे बढ़कर ये कि उसके अंदर जो फेक न्यूज का आंसर है जो वो उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, हम ये बात समझते हैं, मैं इसार राना से पूरा एग्री करता हूं कि पीका एक्ट जो है वो हमारी जुबान बंद करने के लिए, हमारी आंखें बंद करने के लिए, मैं इससे पूरा एग्री करता हूं कि जी खान साहब का नाम लेना जुर्म नहीं होना चाहिए। मैं इससे पूरा एग्री करता हूं कि तहरीक इंसाफ को सियासत की खुली इजाजत होनी चाहिए। वहीं पर मैं ये कहता हूं कि वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि तुम्हारी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से मेरा गिरेबान शुरू होता है। तो ये बात तहरीक इंसाफ को समझनी नकदी गल होई सी किसी के भी हामिद साहब नकदी गल होई सी नहीं जहां से मेरी नाक शुरू होती है। कॉलर अंग्रेजी में कॉलर लफ्ज है। अच्छा। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है, मकसद कहने का ये है कि हुकूमत नहीं, लेकिन को हामिद मुझे एक बात बताओ कि ये जो गिरेबान तक हाथ पहुंचना है ये सिर्फ एक तरफ का है, दूसरी तरफ का नहीं नहीं, है। दोनों तरफ उनके मैं गिरेबान तक agree हाथ कर रहा पहुंच हूं। जाए या नहीं, उनके नहीं। लिए जो भी कह दिया जाए उनकी इजाजत है, सिर्फ एक तरफ की नहीं, इजाजत मैं राना नहीं है। साहब मैं तो राना साहब ये बात कहता हूं कि देखें, हुकूमत हो या कोई भी हो, एक किसी भी पार्टी को दीवार से लगाना जो है ना जमहूरियत के लिए ठीक है, ना आवाम ठीक के है। लिए ठीक है, ना ही मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक है। लेकिन वहीं पर आप इदारों को किसी भी हालत में मुतनाज़ा ना बनाएं, बल्कि सियासी अंदाज से उसको डील करें ठीक और है। आपको कामयाबी होगी। आज तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार इस भी बहुत बड़ी वजह से है। चलें, अब आपके एनालिसिस आगे एक ब्रेक लेने का मुझे जा रहा है, क्विकली बढ़ूंगी मैं ब्रेक की तरफ, क्योंकि अगले सेगमेंट के लिए मैं इसे बता रही हूँ 8 मिनट मेरे पास बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, चीन और अमेरिका के हवाले से जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि 70 से ज़्यादा ममालिक जो कि मुज़ाकरात के इरादा रखते हैं अमेरिका के साथ, उनके हवाले से एक मुमकिन मुतालबा अमेरिका का सामने आया है, जिसके मुताबिक चीनी मसनूआत को अपनी सरहदों से गुजरने की इजाज़त दे, ना मार्केट का हिस्सा बनाए। ये है डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश। अब इस सिलसिले में ये करना कितना आसान है कि जो चीन है उसको कतई ताल्लुक़ कर दिया जाए पूरी दुनिया से, और अमेरिका ऐसा करने में क्या कामयाब हो पाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 मिनट है आप सभी के पास। अनवर रज़ा साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, कितना आसान है ऐसा करने के लिए अमेरिका के लिए, और दूसरा ये भी कि क्या अमेरिका ऐसा करने में कामयाब हो भी पाएगा? आप मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा करने में कामयाब होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखिए कि ट्रंप के जितने भी फैसले हैं वो तो जो अमेरिकी अवाम है उनको इफेक्ट करते हैं, उसके बाद जो बाकी ममालिक हैं उनके अवाम को और उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर चीन पर पाबंदियां और इसी तरह सख्तियां की जाएंगी तो क्या चीन की जो गुड्स अमेरिका में जाती हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि उसको जो उनकी जरूरियात है उसको अमेरिका खुद से पूरा कर सके। मुझे बताएं कि अमेरिकी जो अवाम है उनकी जरूरियात को कैसे क्यों कर पूरा किया जा सकेगा जब तक आप चीन और बाकी जो ममालिक हैं उनसे जो तमाम चीजें आपके वहाँ पर नहीं आएंगी। दूसरी बात यह है कि आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप इस तरह दुनिया भर के ममालिक से महाजराई करते चले जाएंगे तो ये महाजराई बढ़ती चली जाएगी और उससे नुकसान अमेरिका का होगा। बाकी दुनिया के ममालिक में अगर आप पाबंदियां आयद करेंगे तो आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। मैं समझता ये हूँ कि अमेरिका को अब भी सोचना समझना होगा, ये जो इत्तेफाकी जंग शुरू की जा रही है ये अमेरिका के अपने नुकसान में है, उसके बाद जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं उनको नुकसान होगा। मुझे बताइए कि पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान होगा? चीन को चले अगर होता भी है तो चीन की इस दुनिया भर में है, सिर्फ अमेरिका में चीन की मार्केट नहीं है। लिहाजा अमेरिका को इस तरह के जो इक़दाम हैं, इस तरह के जो और आज भी पीएम साहब ने चाइना के हवाले से बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स का इज़हार किया है। आपका तज्जिया आया अनवर रज़ा साहब, थैंक यू सो मच। हामिद साहब, चीन को तनहा करने के लिए जो टैरिफ मुज़ाकरात कार्ड है, हामिद साहब आपको लगता है ये फ्रूटफुल होगा अमेरिका के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी इसमें कोई कामयाबी होगी। बल्कि मैं तो आपको बताऊं कि जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप को स्मार्टफोन्स के ऊपर यू टर्न लेना पड़ा और वो उसने वो टैक्स वापस लिया, आगे आने वाले दिनों में जिस अंदाज में अमेरिका में एक रद्द अमल सामने आ रहा है, अमेरिका को ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये मैं कहूँगा कि क्या कहूँ कि मतलब बहुत ही गलत किस्म के जो अंदाज में जो टैक्स ड्यूटीज़ और टैरिफ लगाया जा रहा है, इसका ऊपर बहुत रिएक्शन खुद रिपब्लिकन पार्टी में भी आ रहा है। दूसरी बात ये है कि चाइना और यूरोप आगे चलकर इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं बिजनेस और मईशत की इस जंग में, क्योंकि यूरोप को बहुत बड़े रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है अगर वो किसी अंदाज में भी अमेरिका का साथ देता है इस टैरिफ के मामले पर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि यूरोप एक तरफ से तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पे दबाव डालते हैं कि जी नेटो में आपके पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ से यूक्रेन जंग से पैसे निकाल लिए, और फिर यूरोप से ये उम्मीद करते हैं कि जी वो चाइना के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा। मेरा ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने इकदाम खुद उनके गले पड़ेंगे। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ वो ये कि आगे चलकर एक इंडिया और अमेरिका
का एक ज्यादा मुआशी इत्तेहाद बनता नजर आएगा। उसके जवाब में दुनिया में आप देखिएगा कि चीन, रशिया, पाकिस्तान और यूरोप का मिलता हुआ इत्तेहाद नजर आएगा, जो मईशत के लिए बड़ा अहम होगा। ठीक है इसाराना साहब, आसान है अमेरिका के लिए चाइना को तनहा करना? देखें, जो ट्रम्प जो कार्ड खेल रहे हैं ना वो भी अनफॉर्चुनेटली मेड इन चाइना है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि वो कितने वो हैं। और 18 माह बाद अमेरिका में मिड टर्म होने। ट्रम्प जिस तेज़ी से अमेरिका को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मिड टर्म इलेक्शन में वो सर्वाइव कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। उन्होंने सारी स्टडी करने के बाद ये सारा को वो जुनूनी अंदाज में ये सब नहीं करे, कैलकुलेटेड रिस्क है। लेकिन चीन की पॉलिसी इतनी स्मूथ है और चीन इतने काम और ठंडे अंदाज में अपने काम को आगे बढ़ाता है। ट्रम्प की तरह ना धमकियाँ लगाता है, ना तड़ियाँ लगाता है, ना कुछ काम वो भी वही करता है। तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है कि वो ये इक्तिसादी जंग अमेरिका जो है चीन से जीत ले। और बाकी बात ये कि जो मेरे भाई हैं अभी ताज़ा कन्वेंशन से आए, इनके चेहरे पे बड़ा नूर है। लेकिन ये कि इंडिया पे तो सबसे हमसे भी ज़्यादा उन्होंने टैरिफ जो है वो बढ़ा लगाया हुआ है। और वो चाइना के मामले में चाहेगा कि अमेरिका उसका साथ दे। नहीं, वो ठीक है, चाहने की मैं नहीं कह रहा। मैं वैसे वो तो ये मोदी गया तो ट्रम्प उसे मिला भी नहीं है, तो उससे अंदाज़ा लगा लें दोनों ममालिक के दरमियान कितनी एक खामोश वो चल रही है। और आई होप सो कि चीन और अमेरिका खामोशी से किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। मेरा ये यकीन है। क्या रास्ता मुमकिन है तौर पर रज़ी साहब निकल सकता है? और वाकई डोनाल्ड ट्रम्प जितना आसान समझ रहे हैं चाइना को दीवार से लगाना, उतना आसान होगा भी? क्योंकि वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग है ना। देखिए, मैंने कल स्काई और CNN दोनों के ऊपर इस मौजू पे होने वाली जो मुबाहिस थे और जो अपलोड किए गए थे उनका जायजा लिया। और वहाँ पे बैठे हुए तबसरा निगार ख़ास तौर पे स्काई के, वो इसे एक मॉकरी और सर्कस कह रहे थे। आप ये ज़हन में रखिए कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है बाइडन साहब का, सॉरी ट्रम्प साहब का, और वो इसे एक मॉकरी और सर्कस कह रहे थे। मुझे ये लगता है कि जो तरीक़ाकार उन्होंने हामिद अल मशरिकी साहब ने बताया है अभी, कि जो उन्होंने अपनाया है एप्पल के लिए और अपना कीमती धातें जो कि चिप की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनके हवाले से कि उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है। एट द एंड ऑफ द डे वो चाइनीज लोगों के अलावा बाकी सबको इंपोर्ट के लिए एग्जाम्प्ट करार दे देंगे। आप खातर जमा रखिए, उनको यू टर्न देने की बहुत बड़ी महारत है। हमारे मुल्क के अंदर भी एक साहब जो हैं वो यू टर्न के हवाले से, ये जितने भी पॉपुलिस्ट कल्ट के लोग होते हैं ना, इनके अंदर यू टर्न लेने की बड़ी सलाहियत होती है। वो दुनिया में कहीं पे भी पाई जाए। आप ब्राजील देख लें, आप इंडिया देख लें, अब आप अमेरिका देख रहे हैं, उनके अंदर यू टर्न मारने की बड़ी खौफनाक किस्म की सलाहियत होती है। आप हिटलर देख लें, वो बहुत सारे ममालिक के साथ मुआहदे करके फिर उन्हीं पे फौज दाखिल कर गया था। तो इसलिए ट्रम्प साहब के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। हिटलर कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो पॉपुलिस्ट अप्रोच से इक़्तिदार तक पहुंचे होते हैं, वो अपनी कही गई बात को कोई इतना ज्यादा ऑनर नहीं करते। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से जो हमारे साथ कमिटमेंट किया है ना कि इस्लाम वापस लेंगे, हमें उस पर भी ज्यादा नहीं ईंटना चाहिए। वो किसी भी वक्त उससे भी यू टर्न मार सकते हैं। उन्हें एक मुस्तकिल इंस्ट्रूमेंट मिल गया है। तो कब तक एक्सपेक्ट किया जाए उनका ये यू टर्न? मतलब क्या आपका? मेरा ख्याल है कि 90 दिन के अंदर अंदर एक्सपेक्ट कर लिया जाए। मई के मिड तक हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कि वो इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे। 40 सेकंड से परसेंटेज ले लेती हूँ। हामिद साहब, आपको क्या लगता है कब तक वो क्या कहते हैं ये मतलब एक पीछे स्टेप आ सकते हैं, बैक स्टेप ले सकते हैं? मेरा तो ख्याल है मैक्सिमम 1 से 2 महीनों में, बिल्कुल 2 महीने मैक्सिमम। इसाराना साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी वो करेंगे। ग्रेजुअली कुछ चीज़ों में वो आगे पीछे करेंगे, कोई एक स्टेप आगे एक कदम पीछे। इस तरह नहीं है कि वो सारा कुछ लपेट लेंगे तो उसमें तो अपनी सियासत उनकी खत्म हो जाएगी, बयानिए मुक जाएगा उनका। चले, लेट्स वेट एंड वॉच क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। आई विश कि जो करें थोड़ा सा बेहतर ही करें, अपने लोगों के लिए भी और बाकी दुनिया के ममालिक के लिए भी। इजाज़त दीजिए, अपने बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।